तो सबसे पहले शुरुआत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के एग्जिट पोल से करते हैं। इसके लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार हरीश मारो से बात की है। सर, इंडिया अड्डा में आपका स्वागत है। जी। जैसा कि चुनाव अब खत्म भी हो चुका है और एग्जिट पोल भी सारे आ रहे हैं, तो हरियाणा को लेकर के खास तौर से कि जो 10 सीटें हैं, क्या बीजेपी क्लीन स्वीप इस बार भी करेगी या कुछ इसमें बदलाव आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो हरियाणा की बात करें तो बीजेपी के लिए हरियाणा में इस बार बड़ा चैलेंज है, बदली हुई स्थिति है। क्योंकि अगर बात करें जो मैजिक की बात, किसी मैजिक की बात करें, मोदी मैजिक की जैसे बात होती है, तो वो हरियाणा में ऐसा कुछ है नहीं इस बार। ना ही कोई लहर है ऐसी, ना ही कोई अयोध्या राम मंदिर का मामला है। हरियाणा पूरी तरह से बदला हुआ है इस बार। अच्छा, तो पूरी तरह से बदली हुई है और इस बार मुद्दे जो हैं वो मैजिक पे ज्यादा हावी है। अच्छा सर, अगर सीधे सीधे अगर एक एग्जैक्ट फिगर की बात करें कि 10 में से कितनी सीटें बीजेपी या एनडीए को या इंडी ब्लॉक को, तो उसको किस तरीके से मतलब आप देखिए, नंबर देना चाहेंगे? 2019 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीती थी। जी। पर इस बार अगर बीजेपी बहुत अच्छा भी करती है अपनी तरफ से, जो उसके लिए बेहतर से बेहतर कहा जाए कि बेहतर किया बीजेपी ने, तो बीजेपी अब की बार 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी हरियाणा में। और इंडिया ब्लॉक जो है वो 5 सीटों पे इंडिया ब्लॉक जाएगा जी। अच्छा सर, यहाँ पे हरियाणा में मतलब सीटों की अगर बात करें तो जो खट्टर साहब की जो सीट है करनाल वाली और हाँ जी। गुड़गांव वाली जो सीट है जी, इनकी राव इंद्रजीत की जी तो जी। इस पर आप क्या मतलब देखते हैं जो है? देखिए, जो खट्टर साहब की सीट है वो उम्मीद है कि वो सीट तो निकाल लेंगे, बट वो मार्जिन जो पहले रिकॉर्ड मार्जिन था, रिकॉर्ड मार्जिन से करीब 6.5 लाख वोटों से यहाँ पे संजय भाटिया ने सीट जीती थी 2019 में, वो मार्जिन थिन हो जाएगा। अच्छा। खट्टर साहब के लिए भी जो है ना टक्कर है, मतलब भले ही वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनके बारे में कहा जाता है कि वो नए हैं उस एरिया के लिए और राजनीति का उनको कोई अनुभव नहीं है, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, और उनके मुकाबले एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं। भले ही ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, बट खट्टर के मुकाबले वो कुछ कमजोर पड़ते हैं। अच्छा, और गुरुग्राम की सीट जो है? गुरुग्राम की सीट में देखिए जी, गुरुग्राम की सीट की बात करें तो वहाँ पे राव इंद्रजीत जो हैं वो चौथी बार लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 3 बार से वो लगातार जीतते आ रहे हैं, और उनके सामने जो राज बब्बर हैं वो बाहरी उम्मीदवार के तौर पे उतरे हैं। तो बाहरी और स्थानीय के बीच में जो एक वहाँ पे मुद्दा बना हुआ है कि एक बाहरी हैं, फिर सेलिब्रिटीज हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं राज बब्बर के लिए अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, उनकी स्वीकार्यता नहीं है गुड़गांव में इनकी राव इंद्रजीत की तुलना में। तो इसलिए वो भी सीट जो है बीजेपी के लिए सेफ कही जा सकती है। करनाल के बाद अगर कहीं तो दूसरी सेफ सीट जो बीजेपी के लिए है वो गुड़गांव है। गुड़गांव है। और सर, ये रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा का क्या सीन है? अगर रोहतक की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा इस बार जो है अरविंद शर्मा के ऊपर वो काफी बढ़त दिख रही है, क्योंकि पूरे 5 साल तक दीपेंद्र हुड्डा अपने लोकसभा क्षेत्र में करियर रहे हैं, और पिछली बार का भी जो चुनाव है उन्होंने मात्र 7,700 मतों से वो 2019 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा ने हारा था, और वो भी जो बैलेट पेपर की काउंटिंग थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे कोसली से वो हारे थे, और वहाँ पे ज्यादातर वोट जो हैं सैनिकों के हैं, और सैनिकों के बैलेट पेपर की काउंटिंग में ऐसे आरोप भी लगे थे, उस समय कांग्रेस ने ऐसे आरोप भी लगाए थे कि वहाँ धोखाधड़ी हुई थी उनकी गिनती में। बट इस बार जो है ना वो स्थिति बदली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा जो है ना काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। रोहतक सीट कांग्रेस की, अगर कांग्रेस की सीटों में की बात करें तो सबसे पहली सीट जो कांग्रेस की सेफ है वो रोहतक सीट है जी। अच्छा सर, अब हरियाणा के बाद जो चंडीगढ़ यूटी है वहाँ पे आपको क्या मतलब तस्वीर नजर आ रही है? चंडीगढ़ में हालात जो है ना जी एकदम कांग्रेस ने बदल दिए। यहाँ पे एक तरह से कांग्रेस ने जो परिवर्तन किया है, यहाँ पे 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं पवन बंसल, और 3 बार एमपी भी रहे हैं, केंद्रीय
रेल मंत्री भी रहे हैं, और उनके बदले यहाँ पे मनीष तिवारी को उतारा गया है। हालांकि मनीष तिवारी का चंडीगढ़ में रूट्स हैं, उनके फादर पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उनकी मदर जो है वो पीजीआई में डॉक्टर थी। इतना ही कनेक्शन है मनीष तिवारी का यहाँ पे, बट लोगों के बीच में कभी मनीष तिवारी का कोई पेनिट्रेशन ऐसा नहीं है कि लोगों से के सुख दुख में वो शामिल हुए हैं। बट उनके मुकाबले जो पवन बंसल अगर यहाँ से होते तो कांग्रेस के लिए चंडीगढ़ सीट निकालना आसान होता। बट अब ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ सीट जो है ना कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो संजय टंडन है वो बीजेपी के चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष रहे हैं करीब 1 दशक तक, और उनका ग्राउंड लेवल पे जो है ना उनकी पकड़ जो है मनीष तिवारी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो मतलब चंडीगढ़ की सीट में टक्कर है, लेकिन चंडीगढ़ की सीट में टक्कर है, बट ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस इसे बड़ी आसानी से निकाल लेगी। हालांकि इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है, बट जो कहीं ना कहीं जो संजय टंडन है वो उन पे भारी है। अच्छा सर, अब इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब की जो 13 जो सीटें हैं, इस पर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस आपके खिलाफ है? तो ये यहाँ पे कहने की बात है कि कांग्रेस आपके खिलाफ है, यहाँ पे कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ है। ठीक है, कांग्रेस की जो स्थानीय इकाई है पंजाब की, उसने गठबंधन का विरोध इसलिए किया था कि कांग्रेस विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल के तौर पे है, विपक्ष का नेता भी कांग्रेस से ही है। तो कांग्रेस ने एक दबाव बनाया हाईकमान पे कि हम किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं करेंगे। और वही पड़ोसी राज्य में देखिए आप, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है, तो हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है हरियाणा में, और चंडीगढ़ में भी गठबंधन है इंडिया ब्लॉक के तहत, वो भी गठबंधन है। बट साथ लगते पंजाब में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ की इकाई ने इसका विरोध किया कि हमें किसी भी सूरत में गठबंधन स्वीकार नहीं है। तो हाईकमान ने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी खेली, कुछ सीटों पे उसने कांग्रेस के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार उतारे। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं आपको, यहाँ की एक सीट है होशियारपुर सीट पे जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट थी 2019 के चुनाव में, गोम्बर, वो उसको टिकट नहीं मिला आम आदमी पार्टी से, तो वो कांग्रेस की उम्मीदवार बन गई यहाँ पे। अच्छा। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार था 2019 में, उसको उम्मीद थी कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, तो वो उसने चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और वो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है। तो सर ये 13 सीटों में आप मतलब किस तरीके से देखते हैं कि कितनी सीटें मतलब एनडीए को जाएंगी, कितनी इंडी ब्लॉक को जाएगी, ऐसे करके? देखिए, एनडीए की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी है, अब अकेली बीजेपी लड़ रही है। पहले उसका अकालियों के साथ गठबंधन होता था, 30 साल तक गठबंधन रहा, तो एनडीए गठबंधन पंजाब में था। अब पंजाब में कोई एनडीए गठबंधन नहीं रहा, तो बीजेपी जो है अकेले चुनाव मैदान में उतरी है। अगर 13 में से बात करें तो मुश्किल से अगर 2 सीटें भी बीजेपी पंजाब में जीत जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि बीजेपी के अगर हम बात करें 13 कैंडिडेट हैं, तो उसमें से बीजेपी के 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे दलों से बदल के आए हैं, ज्यादातर उनमें कांग्रेस के हैं। सर नंबर की बात करें तो आप कहिए कि बीजेपी 2 सीट मान के चलिए आप, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 5, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट, और 1 सीट संभवतः शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जो सिमरनजीत सिंह मान है 1 सीट वो निकाला। सर अब इसके बाद हम चलते हैं पहाड़ी प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं जी, और 4 में से मुझे लग रहा है कि वहाँ पे 2 सीटें बीजेपी निकालेगी और 2 सीटें जो है कांग्रेस निकालेगी। कंगना रणौत का जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, उनके खिलाफ विक्रमादित्य है वहाँ पे मंडी सीट से, और उनका गढ़ रहा है पहले। उनकी जो मदर हैं महारानी प्रतिभा सिंह, वो भी वहाँ से सांसद रह चुकी हैं, और मंडी में इस परिवार का बहुत पेनिट्रेशन है। इसकी वजह से कंगना रणौत के लिए वहाँ से जीतना मुश्किल है थोड़ा। और अनुराग ठाकुर का हमीरपुर से? अनुराग ठाकुर भी सीट निकाल लेंगे। ये 2 सीट, एक अनुराग ठाकुर की सीट कह सकते हैं हम, और 1 सीट जो है ना ये शिमला की निकल सकती है। शिमला से निकल